हेलो, नमस्कार बेटाओ। आज अपना 12th क्लास का अगला लेक्चर है बायोलॉजी का। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपन ने कहाँ चल रहे थे? अपन निषेचन पर चल रहे थे। या निषेचन जो शब्द पढ़ा था उसमें हम क्या जोड़ दें? द्वि द्वि निषेचन ऑब्लिक, इसी को क्या नाम दिया था? त्रिसंलयन। त्रिसंलयन, ठीक है। परिभाषा क्या पढ़ी थी हमने? जो भी समझा है पिछले लेक्चर में, उसी के बेस पर हम परिभाषा कह सकते हैं इसकी कि आवृतबीजी पौधों में, आवृतबीजी पौधों में दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर द्विगुणित युग्मज बनाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र बनाता है। ये परिभाषा है किसकी? द्वि निषेचन की। आवृतबीजी पौधों में कितने नर युग्मक बनते हैं? दो। और जो पराग नलिका से दो नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर मुक्त होते हैं, उनमें से क्या होता है? एक नर युग्मक किससे संलयित होता है? अंड कोशिका से। और क्या बनाता है? द्विगुणित युग्मज। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा नर युग्मक होता है, वो दूसरा नर युग्मक संलयित होता है द्वितीय केंद्रक से और क्या बना लेता है? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जो कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। ठीक है। अब ये तो परिभाषा पढ़ी हमने द्वि निषेचन की, लेकिन इसमें एक वर्ड जोड़ दिया, त्रिसंलयन, है ना। अब जैसे परिभाषा को पढ़ेंगे, संलयन हो रहा है दो बार, इसलिए द्वि निषेचन हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि त्रिसंलयन शब्द इसमें जोड़ा हुआ है, तो त्रिसंलयन का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, है ना। त्रिसंलयन का अर्थ होता है, देखिए मैं बताता हूं, यहां लिखते हैं त्रिसंलयन। आप थोड़ा सा ध्यान करें। त्रि का मतलब तीन, और संलयन का मतलब संलयन या संयोजन। संयोजन किसका? केंद्रकों का। संयोजन किसका? केंद्रकों का। तो कुल मिलाकर के युग्मकों के निर्माण या युग्मकोद्भिद के विकास से लेकर के और द्वि निषेचन तक कितने बार संलयन की क्रिया संपन्न होती है आवृतबीजी में? देखिए, नंबर 1, मादा युग्मकोद के निर्माण के समय, मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के समय दो
अगुणित दो अगुणित ध्रुवीय केंद्रक संलयित होकर एक द्विगुणित द्वितीय केंद्रक बनाते हैं। ये पहला संलयन हुआ। पहला संलयन किसमें हुआ? आप अगर भ्रूण कोश का निर्माण या मादा युग्मकोद्वेग का निर्माण अगर आपको ध्यान हो तो उसमें हमने पढ़ा था कि निभागीय सिरे पर और बीजाणु द्वारीय सिरे पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं, जिनमें से 3-3 केंद्रकों के चारों ओर भित्ति का निर्माण होता है और एक-एक केंद्रक जो मुक्त रहता है वो वापस से केंद्र में आकर के संलयित होकर के क्या बना देते हैं? द्विगुणित द्वितीय केंद्रक। पहला संलयन हो गया ये। नंबर 2, एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर क्या बनाता है? द्विगुणित युग्मज बनाता है। यहां देखिए, नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर द्विगुणित युग्मज बनाता है। दूसरा संलयन नंबर 3, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयित होकर क्या बनाता है? प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संलयित होकर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है। 3 बार संलयन हुआ। कहां से? युग्मकोद्वेग के विकास से लेकर के और द्विनिषेचन की क्रिया तक। जहां द्विनिषेचन की क्रिया संपन्न होती है वहां तक निषेचन कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया। इसलिए इसको नाम देते हैं त्रिसंलयन। ठीक है। कई जगह क्या होता है, ये बताया जाता है त्रिसंलयन का अर्थ क्या बताते हैं? त्रिसंलयन का अर्थ बताते हैं जो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बन रहा है, किससे? द्विनिषेचन से। वो कैसा बन रहा है? त्रिगुणित। इसको कहते हैं त्रि-एन। तो ये त्रिगुणित बन रहा है, इसलिए इसको त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक है। ये सही नहीं है। क्या? ये सही नहीं है, क्योंकि त्रिगुणित संरचना के निर्माण और त्रिसंलयन दोनों बातें अलग अलग है। त्रिसंलयन का अर्थ अलग निकलता है और द्विनिषेचन की क्रिया में कोई संरचना त्रिगुणित निर्मित हो रही है, वो एक अलग बात है ना। तो त्रिसंलयन और त्रिगुणित दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है एक दूसरे के, है ना। तो त्रिसंलयन का अर्थ हम इससे नहीं लगाएंगे, बल्कि त्रिसंलयन का अर्थ किससे लगाया जाएगा? इनसे लगाया जाएगा। ये जो 3 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, यानी संलयन कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ, इसलिए इसको त्रिसंलयन कहा जाता है। ठीक है। आगे आगे त्रिसंलयन या द्विनिषेचन की जो क्रिया के दौरान संरचनाएं निर्मित होती हैं, कौन कौन सी संरचनाएं निर्मित होती हैं? देखिए, नंबर 1, नर युग्मक का संलयन किससे? अंडकोशिका से इक्वल टू
है ना, गुणिता भी लिख देते हैं एन, और ये भी कैसी है एन, क्या बना युग्मज कैसा है 2n। दूसरा द्वय निषेचन की क्रिया में नर युग्मक n प्लस इसके साथ संलयित हुआ द्वितीय केंद्र, कैसा है ये 2n। 2n क्यों है, क्योंकि ये दो ध्रुवीय दो अगुणित ध्रुवीय केंद्रकों के संलयन से बना था ये मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के विकास के दौरान, इसलिए इसकी गुणिता डिप्लॉयड होती है द्विगुणित। क्या बनाइए प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र जिसकी गुणिता होती है त्रिगुणित। ठीक है, द्वय निषेचन में यही पढ़ा है हमने। अब इसमें युग्मज आगे विकसित होकर के बनाता है भ्रूण, जिससे नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से बनता है एक संरचना है भ्रूणकोश, अंग्रेजी में कहते हैं इसको एंडोस्पर्म। अब देखिए मिलते जुलते दो वर्ड है, एक तो ये भ्रूणकोश, एक इससे पहले हम पढ़ रहे थे क्या भ्रूणकोश, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रियो सेट। तो कई बार क्या है पढ़ाते टाइम जब टीचर बोलता है भ्रूणकोश बोलता है तो भ्रूणकोश सुनाई देता है, और भ्रूणकोश बोलता है तो भ्रूणकोश सुनाई देता है ना। इसलिए अपन को इन दोनों शब्दों में डिफरेंस करना है। संरचना बिल्कुल अलग अलग है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक समान संरचना है, लेकिन शब्द एक समान है लगभग। इसमें अपन को ध्यान देना है कि निषेचन से पहले तक जब अपन पढ़ते हैं तो वहां शब्द भ्रूणकोश आता है ना। मादा युग्मकोद्भिद को ही क्या कहते हैं भ्रूणकोश। निषेचन के बाद में शब्द शुरू हो जाता है कौन सा भ्रूणकोश। इसके अलावा जब भी इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो इसके साथ में आपको अंग्रेजी वर्ड बोला जाएगा, तो इनको आप जरूर ध्यान रखें। भ्रूणकोश को एम्ब्रियोसेक और भ्रूणकोश को एंडोस्पर्म। ठीक है, इन हिंदी वर्ड की बजाय आप क्या वर्ड याद रखेंगे इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे, ताकि इनको वी आर डिफरेंशिएट वेरी वेल, ताकि हम इनको क्या कर सकें अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकें, अलग अलग कर सकें। ना हमें सुनने में दिक्कत होगी, न समझने में दिक्कत होगी, न लिखने में दिक्कत होगी, है ना। अंग्रेजी वर्ड अगर अपन दोनों के ध्यान रखें, भ्रूणकोश एंडोस्पर्म, भ्रूणकोश एम्ब्रियोसेक। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ भ्रूणकोश की, एंडोस्पर्म भ्रूणकोश बनता है। अब ये भ्रूणकोश क्या है, ये तो भ्रूण है और भ्रूण से क्या बन गया जीव बन गया, लेकिन भ्रूणकोश क्या है, इसमें दो शब्द हैं, एक तो भ्रूण और एक कोश। भ्रूण का मतलब भ्रूण ही होता है एम्ब्रियो, और कोश का मतलब होता है पोषण देने वाला। क्या मतलब हुआ पोषण देने वाला, यानी प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक से आगे विकसित होने वाली संरचना भ्रूणकोश कहलाती है। और ये जो भ्रूणकोश बन रहा है इसका कार्य क्या है, विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है, चलिए, ये भ्रूणकोश त्रिगुणित केंद्रक से बन रहा है, इसका मतलब कैसा बनेगा, ये त्रिगुणित बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स होते हैं, कंपटीशन जो होते हैं, उनमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन होता है वो मैं बताता हूँ आपको, इसी पर आधारित है वो।
देखिए क्वेश्चन क्या है, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, जबकि अनावृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष अवृत होता है। क्यों? ये क्वेश्चन क्यों या यहां इसकी जगह कारण बताइए या समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, जबकि अनावृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष अगुणित होता है, क्यों? ठीक है, अब इसका आंसर अपन कैसे दे सकते हैं? आवृतबीजी पौधों में तो हम पढ़ रहे हैं, द्विनिषेचन पढ़ा है हमने। द्विनिषेचन के दौरान प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित बनता है और उस त्रिगुणित केंद्रक से ही किसका विकास होता है? भ्रूणपोष का विकास होता है। इसलिए भ्रूणपोष भी कैसा होता है? त्रिगुणित होता है। ठीक है, लेकिन अपन को अगर अनावृतबीजी नहीं पढ़ा है हमने तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते। 11th क्लास में आपने अनावृतबीजी यानी जिम्नोस्पर्म को पढ़ा होगा, तो जिम्नोस्पर्म में अब जो जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं तो वहां आपने पढ़ा होगा कि उसका भ्रूणपोष किस तरीके से निर्मित होता है ना? तो यहां आंसर क्या रहेगा? एक तरफ लिख लेते हैं हम आवृतबीजी एंजियोस्पर्म, और एक तरफ लिख लेते हैं अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म। दोनों हो गए। आवृतबीजी में सीधा सा अपन ने अभी पढ़ा है भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के पश्चात होता है, और अनावृतबीजी में क्या होगा? भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले होता है। ठीक है, अंतर आ गया दोनों में। आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण कब हो रहा है? निषेचन के बाद में। और अनावृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण कब हो रहा है? निषेचन से पहले। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये आ जाती है कि जैसे अनावृतबीजी में निषेचन से पहले हो रहा है, यदि हम एक बार को आवृतबीजी का सोच लें, यदि भ्रूणपोष पश्चात की बजाय कब होता? निषेचन से पहले। उस स्थिति में क्या होता? देखिए, भ्रूणपोष का निर्माण हो रहा है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से। ठीक है, जो कैसा है? त्रिगुणित। प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण कैसे हुआ? नरयुग्मक यानी मेल गैमेट, कैसा है? हैप्लॉइड, प्लस द्वितीयक सेकेंडरी न्यूक्लियस केंद्र, जो कैसा है? 2n। ऐसे ही तो हुआ है। नरयुग्मक यानी मेल गैमेट, एगुणित, सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीयक केंद्र, द्विगुणित, दोनों के संलयन से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बन गया त्रिगुणित। यदि मान लीजिए
निषेचन से पहले हो जाए भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी में, तो निषेचन से पहले होने का मतलब है मेल गैमेट को हटा दो, क्या रह गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस रह गया। और सेकेंडरी न्यूक्लियस से सीधे अगर ये बनता है तो कैसा बनेगा, 2n बनेगा, जो बड़े है ना। यदि ऐसा होता तो बात कर रहे हैं, होता नहीं है वैसे ऐसे आवृतबीजियों में, तो फिर हम क्या सोचेंगे कि जब इसमें आवृतबीजी में निषेचन से पहले यदि भ्रूणपोष बनता तो कैसा बनता, द्विगुणित बनता। तो इसका मतलब अनावृतबीजी में निषेचन से पहले बन रहा है तो इसका भी कैसा होना चाहिए, द्विगुणित होना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में कैसा बता रहे हैं, अगुणित बता रहे हैं। तो उसके लिए अपन को ध्यान रखनी है, हमने शुरुआत में पढ़ा था द्विनिषेचन की क्रिया केवल आवृतबीजियों में होती है। द्विनिषेचन या त्रिसंलयन केवल आवृतबीजी में होता है, अनावृतबीजी में नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि इसका द्वितीयक केंद्रक है वो कैसा रहेगा, अगुणित रहेगा। जब इनमें त्रिसंलयन होता ही नहीं है, द्विनिषेचन नहीं होता, एक ही निषेचन होता है, केवल एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है केवल, उसके अलावा कोई संलयन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ फिर ये द्विगुणित बनेगा ही नहीं, है ना। जब ये द्विगुणित ही नहीं बनेगा तो इससे कैसा बनेगा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अगुणित। तो इट इज द रीजन बिहाइंड दिस क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का कारण है जो अपन से पूछा जा रहा है, क्यों, वाई। क्या क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है जबकि अनावृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष अगुणित होता है, क्यों। आंसर क्या है, आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के पश्चात होता है इसलिए त्रिगुणित बनता है, और अनावृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले होता है इसलिए अगुणित बनता है। ये कंपटीशन के एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सो आप भी इसको ध्यान रखिए, सीधा ध्यान रखो, एंजियोस्पर्म आफ्टर, जिम्नोस्पर्म बिफोर, ये ध्यान रखो, एंजियोस्पर्म आफ्टर, जिम्नोस्पर्म बिफोर, ठीक है। चलिए अब द्विनिषेचन या त्रिसंलयन जब अपन पढ़ लेते हैं तो इसके बाद में बात आती है इसके बाद में बात आएगी द्विनिषेचन का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, अंग्रेजी में कह सकते हैं इसको द्विनिषेचन का महत्व। प्रकृति में आवृतबीजी पौधों में जो द्विनिषेचन हो रहा है तो कुछ न कुछ उसका महत्व होगा, हानिकारक या लाभदायक जैसा भी है उसका महत्व होगा कुछ, है ना। वो महत्व क्या है, सबसे पहला जो महत्व है और वही मेन है कि इसमें बनने वाला, या फिर अपन दो अलग तरीके से शुरू करें, द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप निर्मित त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से त्रिगुणित भ्रूणपोष का विकास होता है, ठीक है। आगे यह भ्रूणपोष विकसित होते हुए
पोषण प्रदान करता है। ये हो गया द्वय निषेचन का महत्व। क्या है? द्वय निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनता है। उससे निर्माण होता है किसका? भ्रूणकोश का, जो कि त्रिगुणित होता है। और ये भ्रूणकोश विकसित होते हुए भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी से आगे अब अपन एक दो पॉइंट और निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, एक तो ये हो गया, मेन जो महत्व है वो यही है। इसके बाद में अगला क्या दे सकते हैं अपन? बीजों को जननक्षम बने रहने के लिए भ्रूणकोश आवश्यक संरचना है। कैसे? अभी बताएंगे। एक पॉइंट और दे सकते हैं अपन। क्या दे सकते हैं? बीजों के अंकुरण एवं वृद्धि में भ्रूणकोश महत्वपूर्ण है। कैसे? पहला जो महत्व है वो तो हमने यहाँ पढ़ लिया, और ये हमको पूरी तरह से दिमाग में बिठा लेना है कि भ्रूणकोश जो बनता है द्वय निषेचन के दौरान वो क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है। अब जैसे कोई फसल तैयार हुई और उसके बीजों को हमने क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। ठीक है। जैसे सरसों है, सरसों की फसल हुई, उसको स्टोर कर लिया 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। फिर उन जो सरसों के दाने या बीज रख रखे हमने, उनको यदि हम खेत में जाके डालें तो क्या होगा? वो अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जबकि हमने 1 या 2 साल तक उनको बिल्कुल ड्राई कंडीशन में उनको स्टोर किया था, तो फिर भी वो अंकुरित हो गए। इसका मतलब वो जननक्षम बने रहे, फर्टाइल बने रहे। क्यों? क्योंकि जब बीज हमने स्टोर किए थे तो जो भ्रूण है उसको थोड़ी बहुत पोषण की जो आवश्यकता हुई वो कहाँ से प्राप्त हुई? भ्रूणकोश से प्राप्त हुई, है ना। जिसकी वजह से वो बीज कैसे बने रहे? जीवित बने रहे। बीज के अंदर जो भ्रूण है वो कैसा बना रहा? जीवित बना रहा। तो इसीलिए बीज को जननक्षम बने रहने के लिए क्या आवश्यक है? भ्रूणकोश। नेक्स्ट, अंकुरण के लिए, अंकुरण जब होता है तो बीज जैसे हमने जमीन में डाल दिया तो पौधे को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। लेकिन अभी जो बीज अंकुरित हुआ है उसमें अभी पत्ती पूरी तरह से विकसित नहीं हुई, तो प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं होगा ना। उस स्थिति में जो विकास की क्रिया हो रही है वो किसके पोषण के द्वारा हो रही है? भ्रूणकोश के पोषण के द्वारा हो रही है। ठीक है। तो ये भ्रूणकोश का क्या है? महत्व है। द्वय निषेचन का महत्व अपन भ्रूणकोश का नहीं है, इसको द्वय निषेचन का महत्व है। ठीक है। तो यहाँ तक अपना 3rd चैप्टर का 2nd पार्ट निषेचन या फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इससे आगे अपन 3rd पोर्शन को शुरू करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है भ्रूणकोश का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ओके बेटा, जब तक आप निषेचन को पढ़िए। थैंक यू।